हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये यूनिट है 6 जो हमारे जनरल पेपर 1 का है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी रिसर्च की वीडियोस को बहुत पसंद किया है और मुझे बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं जिस पर स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो आप ऐसे मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे और मुझे मैसेज करते रहेंगे तो मैं आपके साथ वो वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। हमारे ये यूनिट नंबर 6 है, लॉजिकल रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉजिक। अब ये सिलेबस में कब ऐड हुआ था? 2019 में। ठीक है, और इंडियन लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बोलूंगी आप जिस हिसाब से उसको पढ़ते हैं वो इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। तो उसका एक टॉपिक है फैलेसी। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, आज उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पर लेके जा रही हूँ और इस टॉपिक पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी आप नोटबुक पेन और डायरी ले आइए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जाके लेके आइए और नोट्स में लिख दीजिए। आज हम जनरल पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। किलिंग इज रॉन्ग, एबॉर्शन इज किलिंग, देयरफॉर एबॉर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज कमिटेड इन दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मारना गलत है और एबॉर्शन किलिंग है, देयरफॉर एबॉर्शन रॉन्ग है। अब उसमें से पूछ रहे फैलेसी कौन सी इसमें से कमिट हो रही है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सब जो इंडियन लॉजिक के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, अगर आपने अनुमाना और प्रमाणास भी पढ़े होंगे जैसे, तो आपको पता होगा ये प्रैक्टिकल टाइप, मतलब वो एग्जांपल देते हैं और आपको पूछते हैं ये बताओ इसमें से कौन से टाइप की फैलेसी कमिट हो रही है। तो हमें क्या याद रखना है कि कितने फैलेसी हम पढ़ रहे हैं। और मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ केवीएस मदान सर जी की बुक पियर्सन पब्लिकेशन। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि कुछ कैंडिडेट्स जब बुक्स ले आते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमने आपकी रेकमेंडेड बुक ले आई। ठीक है, और मुझे ये भी क्वेश्चन आता है मैडम क्या हम आपके चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा? तो मैं बोलूंगी अगर टीचर 90% मेहनत करिए तो स्टूडेंट को 200 टाइम्स मेहनत करनी है। ठीक है, आपका रिजल्ट है, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रही हूँ। और ये पूरा एक सिलेबस हमारा नेट सेट का जो एक समुंदर है, उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समुद्र को कवर कर लेंगे। तो आपको याद रखना है जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और जितना ज्यादा आप कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स को रेफर करें बुक, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन, अब क्या होता है ना, बुक में हमको एक्सप्लेनेशन कितनी दी है और कैसे दी है और हम उसको रीड करके कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं वीडियोस में आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो ज्यादा आपको असर देता है। हमें पता है हम सुनते से इंटेंशन ज्यादा होती है कि बोलने से, कि रीड करने से। वो भी हमारा नेट सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किलिंग इज रॉन्ग, एबॉर्शन इज किलिंग, देयरफॉर एबॉर्शन इज रॉन्ग। अ स्टेटमेंट इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज कमिटेड इन दिस आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे हमारे पास 4 है। ठीक है, अब चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये हमें तो नहीं पता होता, बट अगर क्वेश्चन का मतलब समझ आया और अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझा तो आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। अब मेरी हमेशा क्या सजेशन रहती है कि आप जब भी है ना ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना तो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। ठीक है, इक्वी वोकेशन फैलेसी। तो आप यहाँ पर देखिए फैलेसी ऑफ इक्वी वोकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब मेरी कहाँ गलती होगी, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जो फैलेसी दी है, फैलेसी ऑफ अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो नहीं पढ़ूंगी। फैलेसी ऑफ अपील टू इमोशन वो नहीं पढ़ के जाऊंगी। और एड होमिनम फैलेसी नहीं पढ़ के जाऊंगी। भले मैंने आज आपको 2 मिनट में 1 सेकंड में, या आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की किसी की वीडियो देखी, या आपने कंटेंट पढ़ा, या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके गए और आपने करेक्ट आंसर लगा लिया, बट जब तक हम एक क्वेश्चन के 4 कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप ऐसे 4 क्वेश्चन भी करोगे तो आपकी 20 फैलेसीज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए कि हमेशा एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन का क्या मतलब होता है, अब मैं पहले आपको सिर्फ एग्जांपल से बता देती हूँ। तो ये मैंने कहाँ से सोर्स ले, मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ रिसर्चर को एथिकल होना चाहिए, टीचर को एथिकल होना चाहिए, और जहां से भी आप सोर्स ले रहे हैं वो हमेशा एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए क्या बोल रहे हैं। टैक्सेस आर अ ट्रू हेडेक। ठीक है, पेन किलर्स विल मेक अ हेडेक गो, देयरफॉर पेन किलर्स विल मेक टैक्सेस गो अवे। अब देखिए ये इंग्लिश का लैंग्वेज की ब्यूटी बोलूं या फिर मैं बोलूं कैसे उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन अगर आप उसका मीनिंग पढ़ते हो तो एक एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है जो कुछ चीज को कंसील कर लेती है। ठीक है, ट्रुथ को कंसील कर लेती है, ये इसका जनरल मीनिंग है।
अब क्या होता है, टैक्सेस पे करना, अगर आपका सैलरी ज्यादा है तो आप टैक्सेस भी ज्यादा पे करो, तो ऐसे बोला गया वो एक सरदर्दी। तो डेफिनेटली इट इज पेन किलर्स विल मेक अ हेडेक। आपको ये भी पता है, अगर आप दवाई लेते हो, कौन सा हेडेक होता है, जब हम फिजिकली अनवेल फील होते हैं, ठीक है, वो हेडेक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पेन किलर्स विल मेक टैक्सेस गो अवे। तो देखिए इसको कैसे जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर क्या गलत किया जा रहा है। तो अगर हम कोई मेडिसिन ले लेंगे, पैरासिटामोल, डोलो, जिससे सर दर्द दूर होता है, क्या उससे मेरे टैक्सेस दूर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन द आर्ग्यूमेंट्स प्रीमाइसेस। ठीक है, अब ये प्रीमाइस क्या होता है ये हमको अगर नहीं पता, तो यहाँ पर मैं फिलहाल स्टेटमेंट की बात करूं, तो स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, killing is wrong, abortion is killing, therefore abortion is wrong. Which of the fallacies committed in this act? So this is fallacy of equivocation. ठीक है, तो killing गलत है, abortion killing है, therefore abortion is wrong. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ये सोचे कि abortion right है या wrong है, वो हमको नहीं सोचना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर है ना जजमेंटल या मैं एथिकल आपको नहीं बता रही, तो यहाँ पर क्या हमारे से गलती हो रही है वो हमको बताया जाए। तो हम एम्बिग्यूअस लैंग्वेज ले रहे कि हमको ट्रुथ को छुपाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन इज द करेक्ट आंसर। अब आप दूसरा देख लीजिए, इट इज द फैलेसी ऑफ यूजिंग अ वर्ड इन टू सेंसेस इन एन आर्ग्यूमेंट असाइड फ्रॉम बीइंग एन इक्विवोकल टर्म द एम्बिगुअस वर्ड कुड ऑल्सो बी एन एनालॉगस टर्म। एनालॉगस मतलब किसी को कंपेयर कर रहे हैं। It is a deceptive argument. तो ये deceptive है, which lets the listener believe that two different terms represented by one word or sound are actually the same. तो ठीक है, यहाँ पर killing, abortion को कौन से सेंस में यूज किया है, रॉन्ग कौन से वर्ड को बोल रहे हैं, वो वहां पर हमको जानना जरूरी है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो फैलेसी ऑफ अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको पता होता तो ये आंसर नहीं बनता था। फैलेसी ऑफ अपील टू इमोशन आपको पता होता तो ये आंसर तब भी नहीं बनता था। एड होमिनम फैलेसी पता होता तो आंसर नहीं बनता था। तो आपको करेक्ट आंसर अगर नहीं भी समझ आता, जस्ट बिकॉज आपने ये चारों टाइप्स की फैलेसी पढ़ी हुई थी, तो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आपका करेक्ट आंसर बनता था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर अब तक भी आप बुक और डायरी नहीं लाई है तो आपकी गलती है, लेके आइए जल्दी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। Environmentalists are continually harping about the dangers of nuclear power. Unfortunately, electricity is dangerous no matter where it comes from. Every year, hundreds of people are electrocuted by accident. Since most of these accidents are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution, which fallacy is committed in the above argument. ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट को रीड कीजिए। एनवायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूअली, एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बता रहे कि न्यूक्लियर पावर के डेंजर्स क्या होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है अनफॉर्चुनेटली, जैसे बदकिस्मती से, इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है नो मैटर व्हाट। तो क्या फर्स्ट और सेकंड का कुछ कनेक्शन है? आगे पढ़ते, एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय एक्सीडेंट। अब वो बोल रहे इलेक्ट्रोक्यूटेड और एक्सीडेंट आ रहा है बीच में। अब क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कोई कनेक्शन है? Since most of these accidents are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. अब वो बोल रहे हैं ये एक्सीडेंट्स केयरलेसनेस से और लोगों को कॉशन मतलब थोड़ा ज्यादा उनको विजिलेंट रहना चाहिए। अब इसमें कौन सी फैलेसी कमिट हो रही है? ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है रेड हेरिंग, स्लिपरी स्लोप, स्ट्रॉमैन, हेस्टी जनरलाइजेशन। अब अगेन अगर चारों का मतलब नहीं पता तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ आपको। रेड हेरिंग, अभी रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पर मम्मा और बच्चा है, तो मम्मा बोल रही है इट्स टाइम टू डू योर होमवर्क। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, कैन वी हैड द पिज्जा फॉर लंच टुडे। तो ठीक है, बात और ये पढ़ाई की और चले गए हम पिज्जा पर। तो अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू बाय ब्रिंगिंग एन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मेन इशू क्या है, होमवर्क, हम बीच में ले आए खाने को। ठीक है, तो हम हट गए ध्यान से। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तो करेक्ट आंसर आपके पास रेड हेरिंग ऑप्शन नंबर 1। अब स्लिपरी स्लोप की डेफिनेशन अलग है, स्ट्रॉमैन का मतलब अलग है, हेस्टी तो वो भी यहाँ पर नहीं होता। रीड करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, कहीं पर एक्सीडेंट की बात हो रही है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? ठीक है, क्या मेन मुद्दा हमारा इन्वायरमेंटलिस्ट और न्यूक्लियर पावर था? मेन मुद्दा हमारा इलेक्ट्रिसिटी था, एक्सीडेंट था? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मेन जो बात थी हम उसको भूल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर फैलेसी कौन सी है, रेड हेरिंग। आज आपका होमवर्क क्या है, आपको फैलेसी क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, तो होमवर्क लिख लीजिए। आगे चलते हैं। मिस वर्ल्ड सेज दैट सोशली करेक्ट थिंग फॉर अ वेजिटेरियन गेस्ट टू डू एट अ डिनर पार्टी इज टू लुक परफेक्टली हैप्पी ईटिंग सैलेड्स। Therefore, to act likewise is the socially correct thing to do, which fallacy is committed in the above argument. ठीक है, फिर से चार ऑप्शंस। रेड हेरिंग का मतलब में पता लग गया, तो डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है, कुछ अटेंशन नहीं। एड पॉपुलन का मतलब हमें नहीं पता, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी अभी नहीं पता, एड होमिनम नहीं पता। ठीक है, मिस वर्ल्ड
says that, अब मिस वर्ल्ड है कोई, वो कह रही है सोशली करेक्ट थिंग, एक वेजिटेरियन गेस्ट को पार्टी में क्या करना चाहिए, ही शुड और शी शुड लुक परफेक्टली हैप्पी ईटिंग सैलेड्स, मतलब वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम वेजिटेरियन और सैलेड्स को जोड़ रहे हैं, देयरफॉर टू एक्ट लाइकवाइज इज द सोशली, मतलब आप पार्टी में जाओगे, शादी में जाओगे कहीं पर, आप वेजिटेरियन हो तो आप सिर्फ सैलेड्स खाओ, ठीक है। ये कौन बोल रही है, मिस वर्ल्ड। अब मुझे अब बताइए, मिस वर्ल्ड का ये काम है क्या कहना, मिस वर्ल्ड के पास ये अथॉरिटी है, नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर ये बोले या कोई वेजिटेरियन एक्सपर्ट कोई बोले, या ठीक है, तो अब वो अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। क्या है definition? The appeal to authority fallacy occurs when someone claims that a statement is true simply because an authority says it without any other supporting it. एक अथॉरिटी बोल रही है, ठीक है, क्लेम कर रही है, कोई सपोर्ट में एविडेंस प्रूफ नहीं। नॉट ऑल अपील्स टू अथॉरिटी आर फैलिशियस, द फैलेसी अराइजेस व्हेन द अथॉरिटी इज नॉट जेन्युइनली क्वालिफाइड। अगर कोई डॉक्टर ये बात बोले या कोई वेजिटेरियन एक्सपर्ट ये बात बोले तो सही लगता है, बट अगर कोई जो अभी मिस वर्ड और मतलब गेस्ट को रिकमेंडेशन वेजिटेरियन फूड का क्या रिश्ता है, क्वालिफाइड इन द रेलेवेंट फील्ड और व्हेन द अपील रिलाइज सोली ऑन द अथॉरिटीज वर्ड। एग्जांपल्स, celebrity endorsement, just because a famous actor promotes a health supplement doesn't mean it's scientifically proven to be effective। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, मार्केटिंग के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक सब्जेक्ट है, और जहां पर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, उसकी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है एडवर्टाइजिंग, तो वहां पर हमको बोला गया है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। अभी मैगी का बहुत बड़ा इशू हुआ था, अब आपको लगता है जो मैगी की एंडोर्समेंट करते हैं वो अपने घर में एक्चुअली मैगी खा रहे होंगे, वी नेवर नो, ठीक है। तो द वेल्दी नेबर, माय वेल्दी नेबर सेज दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज अ श्योर थिंग सो इट मस्ट बी अ गुड। अब मेरा पड़ोसी अमीर और वो मुझे बोलता है मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अरबोपति बन गया, आप भी करो, बट इज नॉट अथॉरिटी। वो बना होगा मे बी लक, या तो एक्चुअल में उसके पास था इतना इन्वेस्टमेंट को तो वो बन गया, बट ही इज नॉट द राइट पर्सन टू अथॉरिटी। वो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो ट्रेड मार्केट में मतलब उसको नॉलेज नहीं, ऐसे कुछ बताया नहीं। तो जब भी कोई बिना अथॉरिटी के बोल रहा है कोई चीज, तो वहां पर हो जाएगा अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर अगर मिस वर्ल्ड, सपोज कोई ब्यूटी या फिर जो उनके वो लोग जब मिस वर्ल्ड बनते उसमें अगर कुछ उसके बारे बता रही है तो दैट इज गुड। ओके, कोई मॉडल मॉडलिंग के बारे बता रही है या कोई टीचर बुक्स और पढ़ाई के बारे बता रहे, बट यहाँ पर तो मिस वर्ल्ड और वेजिटेरियन गेस्ट कोई कनेक्शन नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर आपको शेयर किए 10 कॉमन फैलिसीज, एड होमिनेम, फिर अपील टू अथॉरिटी, अपील टू इग्नोरेंस, बैगिंग द क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चन, रेड हेरिंग, स्लिपरी स्लोप, ठीक है। तो बहुत सारी फैलेसिस है, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप जो भी बुक ले रहे हैं आप देखिए उसमें फैलेसिस का क्या आपको सिलेबस दिए, कितनी टाइप्स की फैलेसी है, और याद रखिए दिस इज वेरी सिंपल। अभी कब सिंपल बनेगा, जब एक तो आपने ना उसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े और आपने उसकी एक्सप्लेनेशन समझी। अब अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप उसको एक दो बार सुनेंगे ना, आप कभी भूलेंगे नहीं, तो आपको तुरंत क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप किसी के लेक्चर्स देख रहे हो, सुन के समझ रहे हो, तो डेफिनेटली उससे ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोस में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी मैंने मार्क किया है। इन द हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वेयर व्हाइट ड्रेस, सम डॉक्टर्स हैव प्राइवेट प्रैक्टिस एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड आर ऑफ हाई कॉस्ट। तो एक हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज व्हाइट ड्रेस नहीं पहनती, कुछ डॉक्टर्स के पास प्राइवेट प्रैक्टिस है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं हाई कॉस्ट की, देयरफॉर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो इसमें कौन सी फैलेसी, मतलब वो बोल रहे हैं इसके वजह से, मतलब वो व्हाइट ड्रेस नहीं पहनते, महंगी दवाइयां देते, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो इसलिए क्वालिटी पुअर है हॉस्पिटल की। अब इसका कोई रिलेशन नहीं, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, तो इसकी फैलेसी स्लिपरी स्लोप। अब ये क्यों एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, जब बच्चे पढ़ रहे नहीं होते तो पेरेंट्स हमेशा क्या बोलते हैं कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप बड़े होके अच्छा जॉब नहीं ले पाओगे, अच्छा जॉब नहीं ले पाओगे आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप एक दिन ऐसे मर जाओगे, ठीक है। ऐसे हम तिल का ताड़ बनाते हैं, तो दैट इज स्लिपरी स्लोप। ओके, तो कोई कनेक्शन ऑफ इवेंट्स को जोड़ते जाते हैं जो इररेलेवेंट हो या जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन पढ़ना है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट पढ़ना है, फैलेसी ऑफ डिवीजन भी पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन पर आती हूँ आपके साथ। ये मेरा क्वेश्चन है जो ये अनुमाना से है, ठीक है। प्रमाणास अनुमानास अगर आपने सुना होगा, वैलिड नॉलेज, तो ये आज आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मैंने सेट एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन था, तो मेरी एक पूरी 1 आवर के ऊपर की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक। उसमें मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई है पूरे यूनिट 1 की,
तो वो अगर आप देखोगे, और जैसे कि आपको पता भी नेट एग्जामिनेशन कब होने वाला है हमें पता नहीं है, बट मेरा टारगेट आपके साथ दिसंबर 2024 है। अभी भी आप क्वालिफाई हो रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, बट यस हमको याद रखना है कि जब भी अगर हम पहली बार स्टार्ट करें तो हम दिसंबर के लिए तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है इसका आंसर क्या है और उसको कैसे सॉल्यूशन ढूंढना है। अब मैं आपके साथ आती हूँ एक और क्वेश्चन पर। फैलेसी का, ये फैलेसी इन विच अ प्रोपोजिशन इज हेल्ड टू बी ट्रू, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं फैलेसी कौन सी टाइप की इसमें से ढूंढो जिसमें proposition is held to be true just because it has not been proved false, ठीक है। कोई चीज इसलिए हम उसको ट्रू ठहरा रहे क्योंकि अब तक उसको किसी ने फॉल्स नहीं ठहराया, ठीक है। ये स्टेटमेंट को वापस रीड कीजिए, ठीक है। चलो अभी देखो प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अ स्टेटमेंट और एजर्शन दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट और ओपिनियन, ठीक है। आपको लिखना है तो बुक लाए हो साथ में तो लिख लो जी। स्टेटमेंट और एसर्शन होती है दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट, जिससे जजमेंट और ओपिनियन मिल रही कोई स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फैलेसी इन विच अ स्टेटमेंट इज हेल्ड टू बी ट्रू, हम उसको ट्रू मान रहे जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव फॉल्स, मतलब हम उसको इसलिए ट्रू बोल रहे क्योंकि आज तक उसको किसी ने फॉल्स नहीं बोला है। और फॉल्स या तो हम उसको फॉल्स में बोल रहे जस्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड ट्रू, ठीक है। हम उसको फॉल्स बोल रहे क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसको सच नहीं बोला है। मैं रिपीट कर रही हूँ, fallacy in which a proposition is held to be true, हम एक स्टेटमेंट को इसलिए ट्रू बोल रहे हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसको फॉल्स नहीं ठहराया है, और हम किसी को इसलिए फॉल्स बोल रहे हैं क्योंकि आज तक हम उसको ट्रू नहीं प्रूव कर पाए। कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, इररेलेवेंट कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस और हेस्टी जनरलाइजेशन। अगर आपको चारों का मीनिंग पता होता तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। फिर से पढ़ लेते हैं। This occurs when it is argued that a proposition is true simply on the basis that it has not been proven false। तो देखिए डायरेक्ट मीनिंग था, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं था, उसका मीनिंग ही था। और that is false because it is not been proven true, there must be ghost, भूत, because no one has ever been able to prove that there। तो कह रहे भूत होते होंगे क्योंकि आज तक कोई ये नहीं प्रूव कर पाया कि भूत नहीं होते, ठीक है। दिस इज वेरी करेक्ट, मैं बोलूंगी। सिंस यू कैनॉट प्रूव दैट देयर इज वाटर ऑन मार्स देन देयर मस्ट बी वाटर ऑन मार्स। कह रहे सिंस आप प्रूव नहीं कर सकते हो, सिंस यू कैनॉट, आप ये नहीं प्रूव कर सकते हो कि मार्स पर पानी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर पानी हो सकता है। सिंस यू कैनॉट प्रूव दैट देयर इज वाटर ऑन मार्स, आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि वहां पर पानी मार्स पर, कैनॉट प्रूव, ठीक है। देन देयर मस्ट बी वाटर, तो मतलब वहां पर वाटर होगा मार्स पर। तो आपको क्या याद रखना है, ये स्टेटमेंट कि हम उसको ट्रू समझ रहे क्योंकि आज तक कोई इसको फॉल्स नहीं बोल पाया, और हम उसको इसलिए फॉल्स समझ रहे क्योंकि आज तक उसको कोई ट्रू नहीं बोल पाया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर इग्नोरेंस आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग भगवान को मानते, कोई कोई लोग भगवान को नहीं मानते, तो वैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दिया, और जैसे मैंने आपको भूत का बोला, ठीक है। तो आज हमने कौन से क्वेश्चन किए? फैलेसी। फैलेसी कौन सा सिलेबस है? अगर आप अपना, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको जेआरएफ क्वालिफाई होना है, मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं आई हूँ आपको पढ़ाने। मैं चाहती हूँ मेरे सारे कैंडिडेट्स का, सारे एस्पिरेंट्स का हमारे पास आ जाए जेआरएफ का रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत करूँ, आप मेरे साथ करिए। तो यूनिट नंबर 6 है पेपर 1, ये पेपर 1 सबको एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको, यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग में एक यहाँ पर आ रहा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस और इंडियन लॉजिक है, जो मैंने आपको बोला था प्रमाणास वाला है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है। देखो अभी क्या आता है ना, लॉजिक रीजनिंग में सपोज मुझे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं आता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस नहीं आता है, मूड एंड फिगर, ये सब 2019 में आया था। तो मुझे बट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस आता है, यूज ऑफ लैंग्वेज आता है, कॉनोटेशंस, डेनोटेशंस, क्लासिक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको नहीं आता है। तो जो आपको आता है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालॉगीज, वेन डायग्राम नहीं आता आपको, तो ये वेन डायग्राम पर एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स कंफर्म। तो अगर आपको वो वेन डायग्राम नहीं समझ आता है तो आप उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करते हो कि आपके बाकी सिलेबस रह जाता है, ओके। तो अंडरस्टैंड, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सिलेबस की आप उसको देखो कि ऐसे पढ़ सकते हो। माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब मुझे ये वेन डायग्राम नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये तो नहीं आपको नहीं पसंद होगा, तो आपको वो कहीं से आप अच्छा सीखते हो, ठीक है, और आपको पता लगता है वो कैसे सॉल्व कर। तो यहाँ से 2 मार्क्स है, या तो क्या होता है 4 मार्क्स। तो ये वेन डायग्राम्स, उसकी आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी आ जाती है। इंडियन लॉजिक आता है, और इंडियन लॉजिक हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं तो कहूँगी इंडियन लॉजिक पर आपको 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ अनुमाना देखो, ये सब हमारा इंडियन लॉजिक है। तो अगर ये मेरे पास 4 मार्क्स का आ रहा है और ये मेरे पास आ रहा है, तो हमारे पास पेपर 1 प्रेडिक्टेबल है हर यूनिट पर। तो अभी यूनिट नंबर 6 10 मार्क्स का है,
ठीक है, तो आपको कितने क्वेश्चन आने वाले? 5। तो अगर मैं बोलूंगी एक क्वेश्चन मुझे आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस, तो 2 मार्क्स। फिर मैं बोलूँ एक मुझे आ रहा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से 2 मार्क्स। मैं एक बोल रही हूँ मुझे एनालॉगी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गए 6 मार्क्स। एक मुझे आ रहा है वेन डायग्राम और एक मुझे इंडियन लॉजिक आ रही है, तो यहाँ पर हो गए हमारे 10 मार्क्स। तो कभी कभी इंडियन लॉजिक पर आजकल 4 मार्क्स आ रहे हैं, एनालॉगी पर आ जाता है, वेन डायग्राम पर आ जाता है, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस, या फिर इसमें से क्लासिकल स्क्वायर। तो आपको डिसाइड करना है। अगर मुझे यहाँ से 2 मार्क्स में मिस कर, मैं सोच रही हूँ मुझे नहीं आता वेन डायग्राम, तो 2 मार्क्स मेरे चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस का ऐसा पोर्शन ढूंढना है जिसमें आपके 2 मार्क्स नहीं जाएंगे। आप रिसर्च एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि रिसर्च एप्टीट्यूड के पूरे 10 मार्क्स आ रहे, इतना स्ट्रॉन्ग बजा रही है कॉम्प्रिहेंशन की उसके 10 मार्क्स आ रहे, कम्युनिकेशन पर 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप 70 मार्क्स में से भी पूरे 70 मार्क्स ला सकते हो। मतलब अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है, यू वांट टू स्किप, तो आप क्या करो, उसके दूसरों को कंपेंसेट करो। ये तब तक स्ट्रेटेजी काम करेगी जब तक पेपर 1 में क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल है। मतलब मुझे पता है, यहाँ पर आप देखो, ये मैंने डायरेक्टली यूजीसी का ही सिलेबस लिया हुआ है। एक मिनट, तो यहाँ पर नीचे उन्होंने नोट दिया हुआ है, पढ़ते हैं। 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module. तो दिस इज प्रेडिक्टेबल, पेपर 2 में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि हम कहीं पर भी अपने मार्क्स को मिस करें तो कहीं और कंपेंसेट कीजिए। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपका करियर आगे बढ़ रहा है, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या पढ़ा वो याद रखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, नोट्स बनाइए, स्मार्ट नोट्स। और आज अगर मैंने आपको सिर्फ 6 टाइप्स की फैलेसी एक्सप्लेन की है विथ एग्जांपल्स, तो आपको क्या करना है आज, बाकी जो फैलेसीज हमारे ऑप्शंस में आ रही थी, आप कोशिश करेंगे आप उनको आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम आप तो बहुत ज्यादा वीडियोस बता रहे हो, तो हम कितना पढ़ेंगे? तो मेक इट हैबिट, जैसे मैंने आज वीडियो की, आप भी उसी टाइम उसको फिनिश कर लेंगे टॉपिक। रोज 1 घंटा 2 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, यस, मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि मैडम स्ट्रेटेजी बताइए आप कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमेशा मेरा डायलॉग है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट।